चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे चर्चित और दर्दनाक मामलों में से एक उन्नाव केस की। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि यौन हिंसा और सत्ता के बेजा इस्तेमाल की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। 2019 में जब ये फैसला आया था तो लगा था कि शायद न्याय हुआ है। सालों का संघर्ष, धमकियां और एक के बाद एक हुई त्रासदियों के बाद इस सजा ने एक उम्मीद जगाई थी। ऐसा लगा कि एक बहुत लंबी और दर्दनाक लड़ाई को आखिर कोई मुकाम मिला है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और इस एक फैसले ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे एक उम्र कैद की सजा को एक तकनीकी वजह बताकर निलंबित किया जा सकता है, और ये पूरा वाकया हमें उस लड़ाई के बारे में क्या सिखाता है जहां एक तरफ ताकत होती है और दूसरी तरफ कानून। चलिए कोर्ट के इस फैसले के कानूनी और इंसानी दोनों पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए अब इस मामले की तह में चलते हैं। कोर्ट का ये जो फैसला है ये किसी बेगुनाही के सबूत पर नहीं बल्कि कानून की एक बहुत ही बारीक, एक बहुत ही टेक्निकल व्याख्या पर टिका हुआ है। देखिए, सेंगर को जो इतनी सख्त सजा मिली थी उसकी वजह पॉस्को एक्ट का एक खास प्रावधान था। इसके मुताबिक अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक ऐसा घिनौना अपराध करता है तो उसे एग्रेवेटेड ऑफेंस यानी एक ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है, और ऐसे अपराध के लिए कानून में उम्र कैद जैसी सख्त से सख्त सजा तय है। सेंगर की सजा का आधार यही था। और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा लिखी है, एक विधायक टेक्निकली उस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। अब सोचिए इसका असर क्या हुआ। अगर सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं तो उसका अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और अगर अपराध गंभीर नहीं तो उम्र कैद की सजा अनिवार्य नहीं रह जाती। इसी एक तकनीकी नुक्ते के आधार पर सजा को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि एक लीगल एनालिसिस में भी कहा गया है, इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट सेंगर को बेगुनाह मान रही है। नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी पेच पर आधारित है, एक टेक्निकलिटी जिसने अपराध के वर्गीकरण को ही बदल दिया। अपराध हुआ या नहीं इस पर सवाल नहीं उठाया गया है। जाहिर है हाईकोर्ट के इस आदेश पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। लीगल एक्सपर्ट से लेकर इस केस की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई तक सबने इसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाई। सीबीआई ने जरा भी देर नहीं की और इस फैसले को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। ये अपने आप में बताता है कि जांच एजेंसी इस फैसले को कितना गलत और गंभीर मानती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने कई मजबूत दलीलें रखी हैं। पहली कि ये फैसला कानूनी तौर पर ही गलत है। दूसरी और शायद सबसे अहम कि सेंगर के बाहर आने से पीड़िता और उसके परिवार की जान को सीधा खतरा है। और तीसरी, सीबीआई का ये भी कहना है कि हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात को नज़रअंदाज कर दिया कि भले ही इसे एग्रीवेटेड ना माने फिर भी मूल अपराध के लिए आईपीसी और पॉक्सो में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान तो है ही। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने नियम कायदे साफ कहते हैं कि किसी की सजा तभी निलंबित हो जब उसके बरी होने की पूरी उम्मीद हो, पर हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। नियम कहते हैं कि निचली अदालत के फैसले में कोई बहुत बड़ी गलती हो, पर यहां तो राहत सिर्फ एक टेक्निकलिटी पर दे दी गई, जबकि सजा के दूसरे मजबूत आधारों पर सोचा ही नहीं गया। अब जरा इन कानूनी दांवपेच से हटकर उस इंसानी कहानी पर आते हैं जो इस केस के दिल में है, क्योंकि ये मामला कभी भी सिर्फ एक अपराध के बारे में था ही नहीं। ये सत्ता के नशे और एक परिवार की बर्बादी की कहानी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक परिवार की अग्नि परीक्षा का दस्तावेज है। रेप की शिकायत के बाद लड़की के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। उसके चाचा को सालों पुराने केस में जेल हो जाती है। फिर एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में उसकी चाची और एक और रिश्तेदार मारी जाती हैं। ये सब न्याय मांगने की कीमत थी। 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो इस परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते खो दिए। ये इस मामले की वो इंसानी कीमत है जिसे कोई भी कानूनी दलील कम नहीं कर सकती। और इसी भयानक इतिहास की वजह से आज वो पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर सेंगर जेल से बाहर आ गया तो उनकी जिंदगी एक बार फिर दांव पर लग जाएगी। और ये डर सिर्फ एक वहम नहीं, ये उनके कड़वे तजुर्बे पर आधारित है।
हाँ, एक बात यहां पर साफ करना जरूरी है। रेप केस में उम्र कैद सस्पेंड होने के बावजूद कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ रहा है। वो पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मिली 10 साल की एक दूसरी सजा भी काट रहा है। उन्नाव केस में जो भी मुश्किलें सामने आईं, वे किसी एक केस की कहानी नहीं है। असल में ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के अंदर की उन गहरी समस्याओं को दिखाती हैं जिनकी वजह से इंसाफ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। इस केस की शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में जो आनाकानी हुई, पुलिस ने जो ढिलाई बरती, वो कोई अनोखी बात नहीं है। ये भारत में यौन हिंसा से जुड़े ज्यादातर मामलों की एक कड़वी सच्चाई है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम किसी एक अफसर में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में है। हाल ही में एक एकेडमिक रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। इस स्टडी में उन असल मुश्किलों को एनालाइज किया गया है जिनका सामना हमारी पुलिस को यौन अपराधों की जांच के दौरान करना पड़ता है। इस रिसर्च के मुताबिक कई बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे पुलिस के पास ऐसे सेंसिटिव केस हैंडल करने की सही ट्रेनिंग की कमी है। समाज में गहरी जड़ें जमा चुका लैंगिक भेदभाव है, जिसकी वजह से अक्सर पीड़िता पर ही सवाल उठने लगते हैं। और हाँ, राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार, जो इस केस में भी हमने शुरुआत में देखा। ये सब मिलकर न्याय के रास्ते को और भी मुश्किल बना देते हैं। तो अब जब ये कानूनी लड़ाई एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ सीबीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कानून की कसौटी पर इस फैसले को परखा जाएगा, और दूसरी तरफ पीड़िता ने अब सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक विरोध के जरिए न्याय की आवाज उठाने का फैसला किया है। और इसी बीच एक और नया और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पीड़िता ने अब सीबीआई में ही एक नई शिकायत दर्ज करवाई है। उसका आरोप है कि जो शुरुआती जांच अधिकारी था, उसने सेंगर के साथ मिलकर जानबूझकर जांच को कमजोर किया। ये इस लड़ाई में एक और बहुत गंभीर मोड़ है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, तो न्याय का पैमाना क्या होगा? क्या वो एक मामूली सा कानूनी टेक्निकलिटी होगी, या फिर उस अपराध की भयानक सच्चाई और वो कीमत होगी जो एक परिवार ने अपनी जान देकर चुकाई है? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।